अक्टूबर 1973 की बात है। सिक्स डे वॉर को 6 साल बीत चुके थे। इस जंग में इजराइल ने अरब देशों को बुरी तरह हराया था। ये अरब देश थे इजिप्ट, सीरिया, जॉर्डन, इराक, सऊदी अरब और कुवैत। इस शर्मिंदगी का बदला लेने के लिए योम किपुर जंग की साजिश रची गई। 6 अक्टूबर 1973 को इन देशों ने मिलकर इजराइल पर अचानक हमला कर दिया। ये मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं, 1973 की बात कर रहा हूं। 50 साल हो गए इस बात को। अमेरिका ने इस जंग में इजराइल का साथ दिया था, इस वक्त भी दे रहा है। अपने जहाज भेज दिए हैं गोला बारूद से भरे हुए। उस वक्त एकजुट अरब देशों ने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को ठप कर दिया था। ओपेक ने अमेरिका और उसके सहयोगियों को तेल देने से मना कर दिया। कई महीनों की बातचीत के बाद प्रतिबंध हटाया गया, लेकिन तब तक अमेरिकी अर्थव्यवस्था दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बुरी मंदी की चपेट में जा चुकी थी। 50 साल बाद एक बार फिर दिन भी वही चुना गया है, योम किपुर का। इजराइल पर अचानक बहुत बड़ा हमला किया गया। हालांकि यहां पर अभी ना तो अरब देश इकट्ठा होकर हमला कर रहे हैं और ना ही अमेरिका या कोई अन्य ताकत खुलकर इसका जवाब देने के लिए सामने, लेकिन ये शुरुआत है। हमास ने एक आतंकी हमला किया है और इजराइल उसका जवाब दे रहा है, लेकिन स्थितियां बिल्कुल वही दिखाई देती हैं जो 50 साल पहले एक पूरे घोषित जंग में या युद्ध में दिखाई देती हैं। इस बार भी अमेरिका समेत तमाम यूरोपीय देश इजराइल का खुला समर्थन कर रहे हैं। हालांकि जिन इस्लामिक देशों ने 50 साल पहले अमेरिका को मंदी में धकेल दिया था, उनका रुख बदला सा है। इस एक्सप्लेनर में आपको बताता हूं कि इजराइल के गजा पट्टी पर कब्जा शुरू करने के बाद क्या इसके खिलाफ इस्लामिक देश एकजुट हो पाएंगे। जानिए तमाम मुस्लिम देशों का स्टैंड। सऊदी अरब ने कहा है कि वो इजरायली सेना और अलग अलग फिलिस्तीनी गुटों के बीच संघर्ष पर नजदीकी निगाह रखे हुए हैं। सऊदी अरब दोनों पक्षों से हिंसा छोड़ने की अपील करता है, साथ ही दोनों ओर के नागरिकों की सुरक्षा बहाल करने और संयम बरतने की अपील करता है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने फिलिस्तीनी क्षेत्र के राष्ट्रपति महमूद अब्बासी, मिस्र के राष्ट्रपति अब्दे फतह अल सिसी और जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला द्वितीय से बातचीत की है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक तीनों नेताओं के बीच इस बात पर सहमति बनी कि गजा और उसके आसपास के इलाकों में इजराइल को आगे बढ़ने से रोकने के लिए कदम उठाना चाहिए। साथ ही क्राउन प्रिंस ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि सऊदी अरब फिलिस्तीनियों के साथ खड़ा है। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस ने पिछले महीने एक इंटरव्यू में कहा था कि इजराइल से रिश्ते सामान्य करने की दिशा में वो हर दिन आगे बढ़ रहे हैं। अमेरिका की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य हो रहे थे। ईरान ने कहा है कि हमास के ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड रेजिडेंट्स ग्रुप और सताए हुए फिलिस्तीनियों की स्वाभाविक प्रतिक्रिया है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता नरीस केनानी ने कहा कि यह कार्रवाई फिलिस्तीनियों के निर्विवाद हक के समर्थन में की गई है। ये उस प्रधानमंत्री की हड़पने वाली दुस्साहसी नीतियों का प्रतिकार है, विरोध है। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने फिलिस्तीन के अपनी रक्षा करने के अधिकार का समर्थन करते हुए इजराइल को चेतावनी दी कि इलाके को अस्थिर करने से बचें। ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई के सलाहकार रहीम सफ़वी ने हमास के इजराइल में जारी हमले पर फख्र जाहिर किया है। 1947 में ईरान उन 13 देशों में शामिल था जिसे फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के खिलाफ मतदान उसने किया था। 2 साल बाद ईरान ने संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ भी मतदान किया। 1953 के तख्ता पलट के बाद पश्चिम समर्थक नेता मोहम्मद रजा पहलवी ईरान के शाह बने। इसके बाद ईरान और इजराइल के बीच संबंधों में काफ़ी सुधार हुआ। इस दौरान ईरान ने इजराइल को मान्यता भी दी। 1979 की इस्लामिक क्रांति के बाद ईरान ने इजराइल के साथ सभी डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक संबंध तोड़ दिए। इसके बाद ईरान एक देश के रूप में इजराइल को मान्यता नहीं देता। इसके बाद से दोनों देशों में दुश्मनी जैसे हालात हैं। हमास ने शुक्रवार को जो हमला किया उसमें भी ईरान का हाथ होने की बात कुछ रिपोर्ट्स में कही जा रही है। यूएई ने इस हिंसा के लिए सीधे सीधे फिलिस्तीनी उग्रवादी संगठन हमास को जिम्मेदार ठहराया है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायली शहरों और गजा पट्टी के नजदीक के गांवों पर हमास के हमले से संघर्ष ने भीषण रूप ले लिया है। हमास ने आबादी वाले इलाकों पर हजारों रॉकेट्स दागे हैं। इजरायली लोगों को उनके घरों से निकालकर बंधक बनाया गया है। यूएई ने कहा है कि दोनों ओर के नागरिकों को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत पूरी सुरक्षा मिलनी चाहिए। उन्हें संघर्ष का निशाना नहीं बनाया जाना चाहिए। यूएई भी दूसरे मुस्लिम देशों की तरह ही इस विवाद में खुलकर फिलिस्तीन का समर्थन करता रहा है। हालांकि अमेरिका की कोशिशों के चलते सितंबर 2020 में यूएई और बहरीन ने इजराइल के साथ अब्राहम समझौता किया और उससे राजनयिक संबंध स्थापित किए। यूएई और बहरीन इजराइल के साथ संबंध स्थापित करने वाले पहले अरब देशों में शामिल है। मोरक्को की बात करते हैं। इसके विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मोरक्को गजा पट्टी में स्थिति के बिगड़ने और सैन्य कार्रवाई शुरू होने पर गहरी चिंता व्यक्त करता है। देश नागरिकों के खिलाफ हमलों की निंदा करता है, चाहे ये हमले कहीं भी हो। मोरक्को भी इस मुद्दे पर खुलकर फिलिस्तीन का साथ देता आया है।
हालांकि 2020 में एक समझौते के बाद मोरक्को ने आधिकारिक तौर पर इजराइल को मान्यता दी। दोनों देशों ने पिछले दिनों एक दूसरे के यहां कुछ उड़ानें शुरू की थीं। मोरक्को में एंट्री के लिए अब इजरायली पासपोर्ट भी स्वीकार किया जाता है। कतर ने भी दोनों पक्षों से शांति की अपील की है, साथ ही कहा है कि वो इजराइल और हमास के बीच बढ़ते संघर्ष पर नजर रखे हैं, खासकर इजराइल की सेना और लेबनान के हिजबुल्लाह गुट के बीच गोलीबारी पर। कतर ने कहा कि वो संबंधित पक्षों से संवाद बनाए हुए हैं ताकि शांति और स्थिरता बहाल करने की अंतर्राष्ट्रीय कोशिश को समर्थन मिल सके। प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहीम बिन जासिम अल थानी अरब देशों के अपने समकक्षों से लगातार संपर्क कर रहे हैं और समस्या को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। कतर ने 1996 में इजराइल के साथ व्यापार रिश्ते शुरू किए थे। कतर और इजराइल के बीच 2009 तक राजनयिक और व्यापारिक रिश्ते बने रहे। हालांकि 2009 में ऑपरेशन कास्ट लीड के चलते कतर ने इजराइल से अपने रिश्ते तोड़ लिए। इसके बाद से कतर और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। इजराइल हमास जंग के बाद पाकिस्तान ने कहा कि वो फिलिस्तीन के समर्थन में खड़ा है और इजराइल की कब्जा करने वाली सेना की हिंसा और अत्याचार को खत्म करने की अपील करता है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि पाकिस्तान हमेशा से वहां दो देशों के सिद्धांत की वकालत करता आ रहा है, इसी से मध्य पूर्व में शांति आ सकती है। फिलिस्तीन की समस्या का अंतर्राष्ट्रीय कानून के हिसाब से वाजिब और व्यापक समाधान ही यहां स्थायी शांति बहाल कर सकता है। पाकिस्तान और इजराइल के बीच कभी भी राजनयिक संबंध नहीं रहे हैं। 1947 में पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के लिए संयुक्त राष्ट्र विभाजन योजना के खिलाफ मतदान किया। पाकिस्तान अभी भी इजराइल को मान्यता नहीं देता है। बांग्लादेश भी एक इस्लामिक देश है। हम बात कर रहे हैं मुस्लिम ब्रदरहुड की। आपने देखा मैं उन देशों की बात कर रहा हूं जो इस्लामिक देश हैं, और ये फिलिस्तीन के इस क्षेत्र के, क्योंकि फिलिस्तीन भी देश नहीं है, यहाँ पर वेस्ट बैंक और गजा पट्टी, जैसा मैंने कई एक्सप्लेनर्स में आपको बताया है, ये दो क्षेत्र हैं जहाँ पर पुराने अरब रहते हैं, या इसको आप मान सकते हैं कि ये इस्लामिक ब्रदरहुड या मुस्लिम ब्रदरहुड के लिहाज से वो महत्वपूर्ण जगह है जिसके लिए इजराइल से ये सभी संघर्ष करते दिखाई देते हैं और यहाँ के लोगों के हितों की बात करते हैं, यानी फिलिस्तीनी लोग जिनको बार बार कहा जाता है। बांग्लादेश की भी बात करते हैं। बांग्लादेश का कहना है कि इस संघर्ष से किसी को फायदा नहीं होने वाला है। हम दोनों पक्षों से संयम बरतने और तुरंत संघर्ष रोकने की मांग करते हैं। बांग्लादेश मानता है कि इलाके का इजरायली कब्जे में रहना और फिलिस्तीन में इजराइल की अवैध बस्तियों से शांति कायम नहीं हो सकती। लिहाजा बांग्लादेश दो राष्ट्र की नीति का समर्थन करता है, यानी वो कह रहे हैं कि फिलिस्तीन को अलग देश बना दीजिए जैसे इजराइल बनाया गया है। बांग्लादेश और इजराइल के बीच राजनयिक संबंध नहीं है। बांग्लादेश संयुक्त राष्ट्र के 28 सदस्य देशों में से एक है जो इजराइल को एक देश के तौर पर मान्यता नहीं देते। बांग्लादेश ने इजराइल की यात्रा करने पर बैन लगा रखा है। बांग्लादेश में इजरायली पासपोर्ट स्वीकार नहीं किया जाता है। तो आप समझ गए कि इजराइल एक देश है, हमारे भारत के लिहाज से एक देश है, दूतावास है, हमारा दूतावास वहाँ है, लेकिन कई ऐसे देश हैं जो उसको मान्यता नहीं देते हैं, जबकि बहुत बड़ी बड़ी ताकतें या ज़्यादातर देश हैं जो मान्यता देते हैं। लेकिन मुस्लिम ब्रदरहुड के जो देश हैं ये आपस में इनका एक मशवरा है कि फ़लस्तीनी लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए इसको अलग देश की मान्यता न दी जाए और ये धीरे धीरे उन क्षेत्रों को भी कब्जा लेगा। ये इन लोगों का आरोप हमेशा से रहा है। और फिलिस्तीन को अलग देश बनाने की दो देशों की बात पर तो बांग्लादेश स्पष्ट है। इसको भी बहुत लोग शायद ना मान पाएँ, इसीलिए ये मामला अटका हुआ है। मालदीव के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू की भी बात कर लेते हैं। उन्होंने फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे को हटाने की अपील की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि इजराइल को फिलिस्तीन में तुरंत अपना अवैध कब्जा हटा लेना चाहिए, फिलिस्तीन की कब्जाई ज़मीन भी लौटा देनी चाहिए। मालदीव का कहना है कि इजराइल पूर्वी यरूशलेम को मिलाकर फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र राष्ट्र के तौर पर मान्यता दे। उसे यरूशलेम को 1967 की सीमाओं के आधार पर फिलिस्तीन की राजधानी मानना चाहिए। मालदीव ने 1965 में इजराइल के साथ राजनयिक संबंध स्थापित किए। 2009 में मालदीव ने इजराइल के साथ पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा और संस्कृति पर सहयोग वाले समझौते पर हस्ताक्षर किए। जुलाई 2018 में मालदीव ने इजराइल के साथ सहयोग समझौते को खत्म कर दिया। मलेशिया ने क्या कहा है वो भी जान लीजिए। दोनों पक्षों के बीच संघर्ष पर चिंता जताई है। मलेशिया के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि वो संघर्ष में हुई मौतों पर चिंतित है। इस नाजुक समय में और ज्यादा जानें नहीं जानी चाहिए। जो विध्वंस हो रहा है वो तुरंत रुके और दोनों पक्ष शांति और संयम से काम लेते हुए संघर्ष को रोकने की दिशा में आगे बढ़ें। मलेशिया ने यह भी कहा है कि इस समस्या की मूल वजह को समझना होगा। फिलिस्तीनियों की जमीन पर लंबे वक्त तक कब्जा रहा है, उन्हें नाकेबंदी और दूसरी तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। अल-अक्सा मस्जिद को अपवित्र किया गया है। इंडोनेशिया भी एक ऐसा ही देश है, इसके बारे में भी जानिए। वो हिंसक संघर्ष पर चिंता जता चुका है, साथ ही इसे तुरंत रोकने की अपील की है। मुस्लिमों की सबसे बड़ी आबादी वाले देश इंडोनेशिया ने कहा है कि इस समस्या की मूल वजह फिलिस्तीनी इलाकों पर इजराइल का कब्जा है। अभी इन देशों के स्टेटमेंट भी तो उन्होंने इजराइल के खिलाफ कोई बहुत आक्रामक एंटी स्टेटमेंट नहीं दिए हैं,
जैसे पहले आते थे, क्योंकि हमास का ये हमला बहुत अमानवीय माना जा रहा है। लेकिन फिर भी वो फिलिस्तीनी हितों की बात कर रहे हैं, इजराइल को लेकर अपने पुराने स्टैंड के बारे में कह रहे हैं। हाँ, कोई कड़ा स्टेटमेंट अब नहीं दे पा रहे हैं। यूएई ने बैलेंस स्टेटमेंट दिया है, सऊदी ने बस ये कहा है कि इजराइल ऑक्यूपाइंग कंट्री है, यानी कब्जा कर रही है, इसके अलावा कुछ खास नहीं कहा। ऐसे में इजराइल अगर गजा पर बड़ा हमला ये जो कर रहा है तो भी मुस्लिम देशों में एकदम से कोई यूनिटी नहीं हो पाएगी, क्योंकि एक बड़ी चिंता है कि बड़ा युद्ध तो नहीं हो जाएगा, ये सब भी एक साथ में जुट कर आ गए, जैसे पहले 50 साल पहले हमला किया था वैसा कुछ होगा। तो वो स्थिति फिलहाल बयानों से तो अभी नहीं दिख रही है। जानकारों के मुताबिक सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों को पता है कि हमास के इतने बड़े हमले के बाद इजराइल बड़े स्तर पर जवाबी कार्रवाई तो करेगा ही, साथ ही सऊदी जैसे देश अभी इजराइल की किसी भी कार्रवाई पर कुछ नहीं बोलेंगे। 1-1.5 महीने बाद जब मामला कुछ सेटल होगा तब ये मुस्लिम देश इजराइल से बात करेंगे और कहेंगे कि आगे ऐसा न हो। लेकिन अब हमास के इस हमले का जवाब अगर इजराइल देता है और उससे उसको कोई रोकता है तो वो हमास के हमले का कैसे समर्थन कर रहा है, और हमास की तरफ से जो हमला हुआ उसकी निंदा की जाए तो उसकी निंदा भी करते हुए नहीं दिखाई दे रहे। हालांकि संघर्ष नहीं होना चाहिए, मासूमों की जान नहीं जानी चाहिए, दोनों तरफ से इस तरह के स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये कुछ स्थिति है। आपने देखा मुस्लिम ब्रदरहुड या इस्लामिक कंट्रीज़ का जो स्टैंड है वो मैंने आपके सामने रखा, तो आप समझ पाएँ कि दुनिया में एक अलग रुख है। ये लड़ाई ऐसा नहीं कि वेस्ट बैंक गजा पट्टी के फ़िलिस्तीनी और यहूदी जो इजराइल में रह रहे हैं उनके बीच चल रही है। बड़े बड़े इसमें खिलाड़ी दिखाई देते हैं जो पीछे से हैं। फ़िलिस्तीन के साथ में इस्लामिक कंट्रीज़ हैं जो उनके हितों की हमेशा से बात करती रही हैं। बहुत सारे वाजिब बिंदु भी हैं, उनको भी इनकार नहीं किया जा सकता है। इजराइल की अपनी बातें रही हैं कि वो देश को ज़्यादा स्थिर रखना चाहता है, ज़्यादा मजबूत बनाना चाहता है, और उस पर जो ये आतंकी हमले होते हैं उसके जो नागरिकों की जान जाती है उससे वो बचना चाहता है। इसलिए गजा पट्टी और वेस्ट बैंक को लेकर उसकी नीति पहले से रही है कि इनको साथ में मिला लिया जाए।